आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बिजनेस स्टडीज़ के जो चैप्टर नंबर 5 है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। उस चैप्टर्स के हमने कुछ टॉपिक्स हमारे रहते हैं जो आज की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही आज क्लास 12th का जो 5th चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बार हम प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस करा था उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने जो डिस्कस करा था वो ऑर्गेनाइजिंग की बेसिकली मीनिंग थी, जिसमें मैंने 4 पॉइंट्स में आपको बताया था कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। उसके बाद हमने प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बताए थे, हर एक स्टेप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस की गई थी अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देन हमने डिपार्टमेंटलाइजेशंस के बारे में डिस्कस करा था कि डिपार्टमेंटलाइजेशंस के 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक तो फंक्शनल और एक डिविजनल। इनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, हम इम्पोर्टेंस जो है ऑर्गेनाइजिंग की वो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में। तो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। ऑलरेडी हम नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो इस वीडियो में दोबारा डिस्कस करना एक तरीके का टाइम जो है वो कंज्यूमिंग ही हो जाएगा, हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम जो है यहाँ पर दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो, और लास्ट ही प्रीवियस वीडियोस में आप ये देख सकते हो इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग एंड द ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स। बेसिकली हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके थे। साथ ही हमारा नैरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट एंड वाइड स्पेन ऑफ मैनेजमेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजिंग के टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स इज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही एडवांटेज ऑफ द स्ट्रक्चर, डिसएडवांटेज ऑफ द फंक्शनल, एडवांटेजेस ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर, डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर्स, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी, कि डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटीज़ क्या होती है। फर्स्टली जो अथॉरिटीज़ होती है वो बेसिकली क्या होती है, एक तरीके की पावर होती है जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं ना, साथ ही हम उसको अथॉरिटीज़ भी देते हैं। बिकॉज़ अगर हमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस करने के लिए हमें अथॉरिटीज़ भी देनी होती हैं, ताकि वो दोनों बैलेंस रहे। अथॉरिटीज़ बैलेंस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देते हो तो साथ में आप उसको अथॉरिटीज़ भी देते हो, ताकि ये दोनों चीज़ें साथ में बैलेंस रह सकें। डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटीज़ क्या होता है कि जब आप अपना वर्क किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देते हो एक अथॉरिटीज़ के साथ, दिस इज़ कॉल्ड द अथॉरिटीज़ ऑफ डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटीज़। जब आप जब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोई भी पावर, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कोई भी काम दूसरे बी पार्टीज़ को ट्रांसफ़र करती है, तो वो साथ ही उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रही है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस रखने के लिए वो एक अथॉरिटीज़ भी उसको देती है, यानी एक पावर भी साथ में देती है। इसीलिए डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी का मतलब ही है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई वर्क, कोई काम जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, और साथ ही अथॉरिटीज़ भी उसको, पावर्स भी उसको दी जा रही हैं, ताकि बैलेंस बना रहे किनके बीच में, अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में। एलिमेंट ऑफ द डेलीगेशंस क्या है, बेसिकली क्या एलिमेंट है डेलीगेशंस के। डेलीगेशंस का मतलब अभी पता चल गया, ए पार्टी जब कोई काम ट्रांसफ़र करती है बी पार्टी को, दिस इज़ कॉल्ड द डेलीगेशंस। यहाँ पर केवल 2 पार्टीज़ ही इन्वॉल्व होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर केवल 2 पार्टीज़ ही इन्वॉल्व होती हैं। एक पार्टी यानी ए पार्टी जो है वो सारा काम नहीं कर सकती, इसलिए वो अपना जो थोड़ा सा काम है वो ट्रांसफ़र कर देती है बी को, जिससे कि उसका जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। इस वर्कलोड को कम करने के लिए जब ए पार्टी अपने काम को ट्रांसफ़र करती है बी पार्टी को,
जब ए पार्टीज़ अपना वर्क लोड कम करने के लिए काम ट्रांसफ़र करती है बी पार्टी को, उसको कहते हैं डेलीगेशंस। लेकिन डेलीगेशन जो है वो केवल टू पार्टीज़ के बीच में ही होता है। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पर जब आप काम किसी को देते हो तो साथ ही उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हो उस काम को करने के लिए। अथॉरिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं, वो पावर होती है, और अथॉरिटीज़ एक तरीके की पावर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस करने के लिए दी जाती है। अकाउंटेबिलिटीज़ बेसिकली क्या होता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है उस काम को सही तरीके से करने के लिए। अगर वो काम सही तरीके से नहीं किया जा सकता तो हम किस को उस काम को ना करने के लिए, उस काम को सही तरीके से नहीं करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, दिस इज़ कॉल्ड द अकाउंटेबिलिटी। Now we are going to discuss about the centralizations and the decentralizations. What is the meaning of the centralizations and the decentralization? Centralizations basically वो होता है जहाँ पर आप जो है अपना, सेंट्रलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, एक ए पार्टी बी पार्टी को कोई काम ट्रांसफ़र करती है। उस काम का यानी ए पार्टी अपने काम का जो लोड है वो कम करने के लिए जब कुछ काम ट्रांसफ़र करती है बी पार्टी को, दिस इज़ कॉल्ड द सेंट्रलाइजेशन, जो केवल दो पार्टीज़ के बीच में होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, ये होता है एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर टॉप लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल इन दोनों को काम जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि काम को सही तरीके से किया जा सके और तीनों के बीच में एक लिंक बना रहे और एक लिंक के साथ ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। बिकॉज़ यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि ये तीनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। इसीलिए ये जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो लोअर लेवल और मिडिल लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट्स करते हैं विद इन अथॉरिटीज़ के साथ। दिस इज़ कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द डेलीगेशंस एंड द डिसेंट्रलाइजेशन? डेलीगेशंस एंड डिसेंट्रलाइजेशंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एक्सटेंशंस ऑफ डेलीगेशन। बेसिकली क्या होता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशंस होता है वो टू पार्टीज़ के बीच में होता है जहाँ पर एक पार्टी दूसरी पार्टीज़ को काम ट्रांसफ़र करती है, तो इसको कहते हैं डेलीगेशंस। सो ये जो डेलीगेशंस होता है ये एक स्मॉल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। लेकिन जो है स्मॉल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेलीगेशन जो है वो होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है। जहाँ पर बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर ही आपको डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा। जो स्मॉल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर डेलीगेशन से काम हो जाता है। वहाँ पर एक पार्टी दूसरे पार्टी को काम ट्रांसफ़र कर देती है जिससे वर्कलोड कम हो जाता है और काम भी ईज़िली हो जाता है। लेकिन जो सेंट्रलाइजेशन होता है वो स्मॉल लेवल पर उसकी ज़रूरत नहीं होती, केवल उसकी ज़रूरत होती है जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्मॉल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशंस इज़ मस्ट, बट जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशंस की ज़रूरत होती है, डेलीगेशंस की नीड नहीं होती। बट ऑल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस इज़ नीडेड इज़ मस्ट फॉर द डेलीगेशन। उनके लिए ज़रूरी है कि वो डेलीगेशंस करेंगे ही करेंगे। लेकिन ऑल स्मॉल बिजनेस जो है उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिसेंट्रलाइजेशंस करें। इम्पोर्टेंस ऑफ
हम ऑलरेडी डेलीगेशंस की मीनिंग पढ़ चुके हैं, तो अब हम इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है डेलीगेशंस के। पहला है मोटिवेशंस टू द एम्प्लॉयज़। यहाँ पर इम्पोर्टेंट मोटिवेशंस मिलता है एम्प्लॉयज़ को। जब दूसरी पार्टी को काम, एक दूसरे एम्प्लॉयज़ को काम ट्रांसफ़र कराया जाता है तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको दी जाती है, साथ ही उसको अथॉरिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि उसके लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशंस जो है उसका बढ़ जाता है। डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, बेसिकली जब उनको कुछ काम, न्यू काम दिया जाता है तो कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर्स उनके लिए एक बेटर डेवलपमेंट साबित हो सकता है। इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ होता है जब डेलीगेशंस होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द मैनेजमेंट। डेफिनेटली मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशंस में अगर एक पार्टी के पास ही सारा काम होगा तो कहीं ना कहीं वर्कलोड ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको इजी करने के लिए और सभी का एक प्रॉपर कंट्रीब्यूशन हो एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, डेलीगेशंस जो है वो मदद करता है इसके लिए। साथ ही वो रिड्यूस कर देता है वर्कलोड को। जब वर्कलोड रिड्यूस होगा तो काम में जो है एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली देखने को मिलती है। वहीं साथ में इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट होता है। हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से होती है। हर एक काम, जब वर्कलोड रिड्यूस होता है तो कहीं ना कहीं एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन, साथ ही जब आप देखोगे हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से होगी तो ग्रोथ होना तो कंपलसरी ही हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रोथ इजीली हो जाएगा। गुड कोऑर्डिनेशंस, अगर यहाँ पर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अगर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में डिसेंट्रलाइजेशंस हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन करने में जो है वो दिक्कत आती है। लेकिन जब एक पार्टी को दूसरी पार्टी से ही सिर्फ कोऑर्डिनेट करना हो तो ये कोऑर्डिनेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं ईजी होता है और गुड कोऑर्डिनेशन बना रहता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ द सेंट्रलाइजेशंस। अब क्या इम्पॉर्टेंस हैं डिसेंट्रलाइजेशंस के। पर्सनल ग्रोथ ऑफ द मैनेजर्स, जो मैनेजर्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो होती है उनको जो है, जब कुछ हर एक एम्प्लॉइज़ को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलता है। हर एक एम्प्लॉइज़ को उसका टास्क, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस उस ऑर्गेनाइजेशन में बना रहता है, जिसकी वजह से ग्रोथ होती है। फास्ट डिसीजंस मेकिंग होता है। हर एक एम्प्लॉइज़ को जब टास्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं तो कोई भी चीज़ डिले नहीं होती, क्योंकि हर एक एम्प्लॉइज़ का काम अलग है, हर एक एम्प्लॉइज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट है। गुड कंट्रोल, बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। हर एक चीज़ पे कोई भी चीज़ डिले नहीं होती और एक अच्छा कंट्रोल बना रहता है। हेल्प इन ग्रोथ, ग्रोथ जो है वो तेज़ी से होता है ऑर्गेनाइजेशंस का भी और एम्प्लॉइज़ का भी। डिफरेंट बिटवीन डेलीगेशन एंड सेंट्रलाइजेशंस। सेंट्रलाइजेशंस एंड डेलीगेशंस के बीच में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो सेंट्रलाइजेशंस और डिसेंट्रलाइजेशंस की बात करते हैं, यहाँ पर है डिसेंट्रलाइजेशंस और यहाँ पर है डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशंस और डेलीगेशंस, जो डेलीगेशंस होता है उसमें 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जो एक पार्टी दूसरी पार्टीज़ को अपना काम ट्रांसफ़र करती है। लेकिन सेंट्रलाइजेशंस जो है वो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, जहाँ पर टॉप लेवल अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल के इस एम्प्लॉइज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पर ज़्यादा पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। जॉब, जो डेलीगेशंस होता है वहाँ पर एक जॉब रूटीन होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशंस में जॉब रूटीन देखने को नहीं मिलता। फ्रीडम्स जो होती है वो डेलीगेशंस में फ्रीडम्स जो है वो होती हैं, फ्रीडम्स दी जाती हैं, बट डिसेंट्रलाइजेशंस में किसी भी तरीके की फ्रीडम्स नहीं होती। स्कोप्स जो है वो, स्कोप की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशंस जो है डेलीगेशंस में नैरो स्कोप होता है, क्योंकि एक छोटे लेवल पर होता है, 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशंस में ये बड़े लेवल पर होता है, ये वाइड स्कोप होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं जो है डेलीगेशंस में कम होती हैं। डेलीगेशंस में उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती क्योंकि 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा
होती हैं, क्योंकि हर एक एम्प्लॉइज़ से कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। पर्पस बेसिकली क्या होता है और ग्रांट ऑफ अथॉरिटीज़ क्या होती हैं? पर्पस होता है बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशंस में जो पर्पस होता है और डेलीगेशंस में जो पर्पस होता है वो बेसिकली वर्कलोड को रिड्यूस करना होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशंस में जो वर्कलोड होता है वो जब डिफरेंट पार्टीज़ को काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनको टास्क, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं एक वर्कलोड जो है वो कम तो होता है, लेकिन साथ ही एक तरीके की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बनी रहती है कि वो अकाउंटेबिलिटी की कौन रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ को गलत करने में। क्योंकि अगर हम ए पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर रही है तो हमें पता है कि हम बी से ही पूछेंगे कि वो ही अकाउंटेबल है उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, वही अकाउंटेबल है। लेकिन यहाँ पर बड़े लेवल पर जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है ये एनालाइज़ करना कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन उसका अकाउंटेबल है। अकाउंटेबिलिटी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए। ग्रांटेड ऑफ द अथॉरिटीज़ बेसिकली क्या होती है कि यहाँ पे जो डेलीगेशन होता है, डेलीगेशन में क्या होता है कि एक जो मैनेजर होता है वो मैनेजर जो होता है वो दूसरा सुपियोरियर को जो है काम ट्रांसफ़र करता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन होती है उसमें क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होती है उसमें बेसिकली जो टॉप मैनेजर्स होते हैं वो लोअर लेवल और मिडिल लेवल्स को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, तो उन्हीं के टॉप के द्वारा ही ग्रांटेड किया जाता है। लेकिन जो डेलीगेशन होता है वहाँ पर ग्रांटेड जो है वो टॉप्स मैनेजर के द्वारा नहीं बल्कि मैनेजर्स के द्वारा ग्रांट किया जाता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस जो है बिटवीन डेलीगेशंस एंड डिसेंट्रलाइजेशंस के कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही आपका जो आज का चैप्टर है, जो आपकी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है क्लास 12th 5th का, वो कंप्लीट हो चुका है। आज का सेशंस बस यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन कमेंट सेक्शंस। नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए आपको कहाँ जो है कांटेक्ट करना है, आप मुझसे कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।